नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने की साइप्रस की यात्रा। यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री को मिला साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारत के लिए कूटनीतिक रूप से बेहद खास है साइप्रस। फ्लिपकार्ट को मिला एनबीएफसी का लाइसेंस। अब सीधे अपने कस्टमर्स और सेलर्स को लोन दे सकेगा फ्लिपकार्ट। एनबीएफसी और बैंक्स में होते हैं कई अंतर। और गोवा की फेनी को मिला जीआई टैग। पुर्तगाली अपने साथ लाए थे फेनी बनाने की विधि। जीआई टैग से मिलती है प्रोडक्ट की पहचान, क्वालिटी और विरासत को कानूनी सुरक्षा। आइए शुरू करें। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने साइप्रस की यात्रा की। इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियस III प्रदान किया गया। दोनों देशों ने साइप्रस क्वेश्चन के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में वार्ता फिर से शुरू करने का समर्थन भी किया। देखिए, साइप्रस एक आइलैंड कंट्री है जो पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित है। खास बात यह है कि साइप्रस भौगोलिक रूप से एशिया में आता है, लेकिन राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से यूरोप का हिस्सा है। साइप्रस यूरोपीय संघ का सदस्य भी है, इसीलिए यहाँ यूरो मुद्रा चलती है। साइप्रस सिसिली और सार्डिनिया के बाद भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। साइप्रस के उत्तर में कैरेनिया पहाड़ियां, दक्षिण पश्चिम में ट्रूडोस पर्वतमाला है। इसका सबसे ऊंचा शिखर है माउंट ओलंपस, लगभग 1951 मीटर ऊंचा है। साइप्रस के मध्य भाग में मैदानी क्षेत्र है जिसको मेसाउरिया कहते हैं। यहीं साइप्रस की राजधानी निकोसिया स्थित है, जिसे दुनिया की आखिरी विभाजित राजधानी माना जाता है। चलिए अब समझते हैं कि साइप्रस क्वेश्चन क्या है। देखिए, साइप्रस को 1960 में ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। आजादी के बाद ग्रीक साइप्रियोटस जो कि जनसंख्या में बहुमत में थे और तुर्क साइप्रियोटस जो कि अल्पसंख्यक थे, उनके बीच सत्ता की साझेदारी का मॉडल अपनाया गया। लेकिन यह व्यवस्था लंबे समय तक चल नहीं पाई। फिर 1974 में तख्ता पलट हो गया, जब कुछ ग्रीक साइप्रियोट सैनिक अफसरों ने ग्रीस के समर्थन से साइप्रस को ग्रीस में मिलाने की कोशिश की। जवाब में तुर्की ने सैनिक हस्तक्षेप करते हुए साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया और वहां एक अलग सरकार नॉर्दर्न साइप्रस की स्थापना कर दी, जिसे आज सिर्फ तुर्की ही मान्यता देता है। जबकि दक्षिणी हिस्सा यानी रिपब्लिक ऑफ साइप्रस अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त सरकार है और ईयू का सदस्य भी है। साइप्रस के इन दो हिस्सों में बंटवारे को ही साइप्रस क्वेश्चन कहा जाता है। यानी क्या साइप्रस फिर से एकजुट होगा? अगर हां तो कैसे? भारत हमेशा इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार समाधान का समर्थन करता रहा है। भारत का मानना है कि समाधान बाई जोनल बाई कम्युनल फेडरेशन के रूप में हो, मतलब साइप्रस एक देश रहे लेकिन इसमें दो जोन हो, एक ग्रीक बहुल दूसरा तुर्क बहुल, और दोनों समुदायों को बराबर की भागीदारी मिल जाए। देखिए, साइप्रस भारत के लिए कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, खासकर तुर्की पाकिस्तान के बढ़ते गठबंधन को संतुलित करने में, क्योंकि तुर्की ने कश्मीर और ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दों पर पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। साथ ही साइप्रस भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर IMEC के जरिए यूरोप तक ऊर्जा और व्यापार संपर्क का द्वार भी बनता है। निवेश के लिहाज से भी साइप्रस भारत में शीर्ष 10 निवेशकों में शामिल है, जिसने 2000 से 2025 तक $14.65 अरब का FDI किया है। साथ ही साइप्रस 2026 में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालेगा, जिससे वह भारत EU संबंधों को मजबूती देने और भारत के हितों का समर्थन करने में अहम भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा साइप्रस भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की सदस्यता का भी समर्थन करता है। इधर यूनेस्को द्वारा वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट जेम रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस समय दुनिया भर में स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या 272 मिलियन यानी 27.2 करोड़ तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा डराने वाला है, इसलिए क्योंकि यह पिछले अनुमान से 2.1 करोड़ ज्यादा है। यह रिपोर्ट हर साल यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। रिपोर्ट की शुरुआत 2002 में हुई थी। पहले इसका नाम सभी के लिए शिक्षा रिपोर्ट था, लेकिन 2016 में इसे ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट कहा जाने लगा। इसका मकसद दुनिया भर में शिक्षा की स्थिति पर नजर रखना है, जैसे कि कहां तरक्की हो रही है, कहां दिक्कतें आ रही हैं और क्या बदलाव आ रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया के अलग अलग देशों में शिक्षा से जुड़ी नीतियों का विश्लेषण करना है और ये सुझाव देना है कि सरकारें और संस्थाएं अपनी शिक्षा प्रणाली को कैसे बेटर बनाएं।
ताकि हर बच्चे को बेहतर शिक्षा मिल सके। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 तक दुनिया के कई देश अपनी शिक्षा से जुड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों से करीब 7.5 करोड़ यानी 75 मिलियन विद्यार्थियों के लक्ष्य से पीछे रह जाएंगे। रिपोर्ट ने जो आंकड़े दिए हैं उनमें यह माना गया है कि बच्चों की उम्र के हिसाब से उनकी स्कूलिंग सामान्य तरीके से होती रहेगी। यह अनुमान कई स्रोतों जैसे सरकारी रिकॉर्ड, सर्वे और जनगणना के डेटा को मिलाकर बनाए गए हैं ताकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर शिक्षा की स्थिति का एक भरोसेमंद और स्पष्ट चित्र पेश किया जा सके। हाल ही में प्रधानमंत्री कनाडा के दौरे पर थे, जहां उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। कनाडा के कैनानेस्किस में आयोजित होने वाली यह 51वीं G7 शिखर बैठक थी। भारत ने इसमें आउटरीच कंट्री के तौर पर भाग लिया। उन्हें यह निमंत्रण कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की ओर से मिला था। आइए समझते हैं कि G7 है क्या। G7 या ग्रुप ऑफ 7 दुनिया के 7 सबसे विकसित और अमीर देशों का एक अनौपचारिक समूह है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि यूरोपीय संघ भी इसमें भाग लेता है, लेकिन इसे सदस्य नहीं माना जाता। ईयू की ओर से इसके 2 बड़े नेता यानी यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। चलिए अब जानते हैं कि G7 की शुरुआत कब हुई और क्यों हुई। देखिए, G7 की स्थापना 1975 में हुई थी, जब दुनिया तेल के संकट से जूझ रही थी। बाद में 1998 में रूस को भी इसमें शामिल कर लिया गया और इसे G8 कहा जाने लगा, लेकिन 2014 में रूस को बाहर कर दिया गया और वह फिर से G7 बन गया। अब G7 क्या करता है? शुरुआत में G7 सिर्फ वैश्विक आर्थिक मामलों जैसे विकास, बाजार और वित्तीय स्थिरता पर चर्चा करता था। अब इसका एजेंडा बहुत बड़ा हो चुका है। अब इसमें विदेश नीति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जलवायु परिवर्तन और गरीबी विकास जैसे मुद्दों पर भी बातचीत होती है। एक बात समझिए, G7 का कोई स्थायी ऑफिस या सचिवालय नहीं होता। हर साल एक अलग सदस्य देश इसका अध्यक्ष बनता है, जो मीटिंग्स आयोजित करता है और एजेंडा तय करता है। और ध्यान दीजिएगा कि ईयू कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं करता। G7 शिखर सम्मेलन में G7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री, यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि और अध्यक्ष देश द्वारा बुलाए गए अन्य देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल होते हैं। G7 की बैठक में फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, यानी सबकी सहमति से। इनकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती, लेकिन ये फैसले पूरी दुनिया की नीति और कूटनीति पर गहरा असर डालते हैं। हर शिखर सम्मेलन के अंत में एक संयुक्त घोषणा पत्र डिक्लेरेशन जारी किया जाता है, जिसमें सारे प्रमुख मुद्दों पर G7 का रुख बताया जाता है। आइए अब समझते हैं इस बार के सम्मेलन में क्या क्या हुआ। इस शिखर सम्मेलन में कई वैश्विक पहलें सामने आईं, जिनमें से कुछ भारत द्वारा समर्थित भी थीं। सबसे पहले कैनानेस्किस वाइल्ड फायर चार्टर पेश किया गया, जो 2030 तक वैश्विक वनों की कटाई और भूमि क्षरण को रोकने के लिए 2021 के ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट्स एंड लैंड यूज से जुड़ा है और भारत ने इसका समर्थन किया है। इसके अलावा G7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान भी लॉन्च किया गया, जो जापान की 2023 की G7 अध्यक्षता में तैयार 5 पॉइंट प्लान पर आधारित है और भारत ने इसे भी समर्थन दिया है। इसके अलावा G7 ने वर्ल्ड बैंक के नेतृत्व वाली राइज पार्टनरशिप यानी रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन एनहांसमेंट को मजबूत करने का वादा किया। वहीं सम्मेलन में G7 देशों ने ट्रांसनेशनल रिप्रेशन TNR की निंदा की। दोस्तों, ये ऐसी स्थिति होती है जब कोई देश अपने विरोधियों या नागरिकों को विदेशी धरती पर डराने, धमकाने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इसके अलावा प्रवासी तस्करी को रोकने के लिए G7 कोलिशन टू प्रिवेंट एंड काउंटर द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स और 2024 के एक्शन प्लान की भी घोषणा की गई। अंत में G7 की अध्यक्षता कर रहे कनाडा ने गवर्नमेंट AI ग्रैंड चैलेंज शुरू किया और रैपिड सॉल्यूशन लैब्स लॉन्च किया, जिनका उद्देश्य सरकारी क्षेत्र में AI को अपनाने में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने IAS सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और CSET का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे।
यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026 आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। अगली खबर लखनऊ से। लखनऊ ने हाल ही में गैस्ट्रोनॉमी सिटी यानी खाने पीने की कला में अपनी खास पहचान के साथ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में शामिल होने के लिए नाम भेजा है। देखिए, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क साल 2004 में शुरू हुआ था। इसका मकसद ऐसे शहरों को जोड़ना है जो रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को अपने शहर के विकास का जरूरी हिस्सा मानते हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ संस्कृति को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन, गरीबी और तेजी से बढ़ते शहरों जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटने में रचनात्मक सोच को इस्तेमाल करना है। इस नेटवर्क के जरिए शहरों को यह प्रेरणा मिलती है कि वे अपने संगीत, कला, खाना, साहित्य या फिल्म जैसे खास पहलुओं को और आगे बढ़ाएं और इनका इस्तेमाल अपने शहर को बेहतर बनाने में करें। साथ ही इसमें यह भी कोशिश होती है कि कलाकारों और नए आइडियाज पर काम करने वालों को ज्यादा मौका मिले और शहर की समस्याओं का हल रचनात्मक तरीकों से निकाला जाए। अब तक भारत के 10 शहर इस नेटवर्क में शामिल हैं, जैसे वाराणसी और चेन्नई की पहचान संगीत है, जयपुर और श्रीनगर हस्तशिल्प और लोक कला के लिए, हैदराबाद खाने पीने के लिए, मुंबई फिल्म के लिए, कोझिकोड साहित्य के लिए और ग्वालियर संगीत के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हैं। अगर लखनऊ को भी इसमें शामिल किया जाता है तो यह उत्तर भारत का पहला शहर बनेगा जिसे पाक कला के लिए यह मान्यता मिलेगी। इससे लखनऊ की नवाबी रसोई को दुनिया में पहचान मिलेगी और यह शहर टिकाऊ विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। दोस्तों, अब तक जो ई कॉमर्स कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजॉन आपको लोन देती थी वो बैंकों या NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप में देती थी, यानी खुद पैसा नहीं देती थी, बस एक माध्यम बनती थी। लेकिन अब फ्लिपकार्ट सीधे अपने कस्टमर्स और सेलर्स को लोन दे सकेगा। फ्लिपकार्ट ऐसा करेगा अपनी खुद की फिनटेक ऐप super.money के जरिए। इसका मतलब फ्लिपकार्ट अब एक तरह से खुद फाइनेंसर बन गया है। दरअसल हाल ही में RBI ने फ्लिपकार्ट को NBFC लाइसेंस दे दिया है, यानी फ्लिपकार्ट अब NBFC की तरह काम करने लगा है। इससे उसे लोन की कमाई पर सीधा कंट्रोल मिलेगा, वो भी बिना किसी बैंक की मदद से। इससे ग्राहकों और सेलर्स को तेजी से और आसान लोन भी मिल सकेंगे। ये कदम भारत में फिनटेक और ई कॉमर्स के मर्जर का बड़ा उदाहरण है। देखिए, NBFC एक ऐसी कंपनी होती है जो कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 के तहत रजिस्टर्ड होती है। इसका मुख्य काम होता है लोन देना, शेयर, डिबेंचर, सिक्योरिटी खरीदना, लीजिंग और हायर परचेज यानी EMI पर चीजें देना। लेकिन ये कंपनियां खेती, उद्योग, सामान बेचने, सर्विस देने या प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम नहीं करती। इन NBFCs की निगरानी करता है भारतीय रिजर्व बैंक और ये RBI एक्ट 1934 के नियमों के तहत काम करती हैं। देखिए, NBFC का भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान बहुत जबरदस्त है और भारत की अर्थव्यवस्था में NBFCs की भूमिका लगातार बढ़ भी रही है। जैसे 2023 में NBFC का भारत की GDP में योगदान 12.6% था, यानी एक बड़ा हिस्सा था। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे टीवी, फ्रिज, मोबाइल आदि पर लोन देने में इनका मार्केट शेयर 61% था। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के मुताबिक 2025 वित्त वर्ष में NBFCs ने क्रेडिट ग्रोथ के मामले में बैंकों को भी पीछे छोड़ दिया। आइए अब समझते हैं कि बैंक्स और NBFCs में क्या फर्क है। देखिए, हालांकि दोनों लोन देते हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, लेकिन इनके बीच कुछ महत्वपूर्ण फर्क होते हैं। सबसे पहला है डिमांड डिपॉजिट्स का फर्क। बैंक्स में आपके सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट में जो पैसे होते हैं वो डिमांड डिपॉजिट कहलाते हैं, यानी जब चाहे निकाल सकते हैं। लेकिन NBFCs ये डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकते, यानी आप NBFC में जाकर सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते। दूसरा फर्क है पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का। बैंक्स पेमेंट और ट्रांजैक्शन सिस्टम का हिस्सा होते हैं, आप बैंक का चेक या कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं NBFCs पेमेंट और ट्रांजैक्शन सिस्टम का हिस्सा नहीं होते, यानी ये अपने नाम से चेक जारी नहीं कर सकते। तीसरा फर्क है डिपॉजिट इंश्योरेंस यानी बीमा सुरक्षा का। बैंक्स के केस में अगर किसी बैंक के डूबने की नौबत आ जाए तो DICGC नाम की संस्था 5 लाख रुपए तक की बीमा सुरक्षा देती है। वहीं अगर NBFC आपका पैसा वापस ना कर पाए तो आपको कोई बीमा सुरक्षा नहीं मिलती। इस तरह फ्लिपकार्ट का नया मॉडल ग्राहकों के लिए नई संभावनाएं तो खोलता है, लेकिन पारंपरिक बैंकों से अलग इसकी सीमाएं भी स्पष्ट हैं। क्या आपने कभी फेनी का नाम सुना है? नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। फेनी फेमस है गोवा में और अब गोवा की इस खास चीज को मिल चुका है GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब इसका इस्तेमाल है, मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फेनी अब सिर्फ और सिर्फ गोवा की पहचान बन चुकी है और यह टैग इसे कानूनी मान्यता भी देता है। लेकिन फेनी आखिर है क्या? देखिए, फेनी एक शराब है, लेकिन यह कोई आम शराब नहीं।
यह है गोवा की पुरानी पारंपरिक देसी शराब। इसे दो चीजों से बनाया जाता है, या तो काजू से या फिर नारियल के रस से। इसका स्वाद बहुत अलग होता है, तेज होता है और खुशबू में भी खास होता है। दरअसल साल 1600 के आसपास पुर्तगाली लोग जब भारत आए थे तो वो काजू के पेड़ और साथ में शराब बनाने की तकनीक लेकर आए थे। उन्होंने बताया कैसे फल से शराब बनाई जाती है। इसी विधि को आज हम डिस्टिलेशन कहते हैं। फिर यह तरीका गोवा के लोगों ने अपनाया और शुरू हो गया फेनी बनाना। जो लोग फेनी बनाते थे उन्हें कहा जाता था भाटिकर। उस दौर में ये लोग मिट्टी की भट्टी में इसे बनाते थे, लेकिन आज ये काम तांबे के बर्तनों में होता है। देखिए, जीआई टैग किसी उत्पाद को उसकी विशेष भौगोलिक पहचान से जोड़ता है, जैसे बनारसी साड़ी, दार्जिलिंग चाय, नागालैंड की भूत जोलोकिया मिर्च, आंध्र प्रदेश की मछलीपत्तनम कालीन या हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा पेंटिंग। अगर आसान भाषा में समझें तो ये किसी चीज पर उसकी जगह की पहचान का ठप्पा होता है। ये सब चीजें अपने अपने इलाके की खास पहचान है। जब इन्हें जीआई टैग मिल जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो चीज अब सिर्फ उसी जगह की असली मानी जाएगी। किसी और जगह वाले लोग अगर वैसी ही चीज बनाए भी तो भी वो उस नाम से नहीं बेच सकते। इससे उस प्रोडक्ट की पहचान, क्वालिटी और विरासत को कानूनी सुरक्षा मिलती है। वहीं स्थानीय लोगों को फायदा होता है क्योंकि उनका काम कॉपी नहीं किया जा सकता। अब कोई व्यक्ति या फर्म कहीं और यही फेनी बनाएगा तो वो गोवन फेनी नहीं कहलाएगी। यानी जीआई टैग किसी चीज को उसकी जन्मभूमि से जोड़ने वाला प्रमाण पत्र है। यह भी ध्यान दीजिए कि जीआई टैग भारत में 1 सितंबर 2003 से लागू हुआ। इसे द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत शुरू किया गया। यह कानून डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स एग्रीमेंट के अनुसार बनाया गया था ताकि देश की पारंपरिक और खास जगहों से जुड़ी चीजों को कानूनी पहचान और सुरक्षा मिल सके। भारत में जीआई टैग देने का काम चेन्नई स्थित ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री करती है। यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत काम करने वाले कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स CGPDTM के अंतर्गत आती है। भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को 2004 में मिला था। यह टैग 10 साल तक मान्य रहता है और इसे समय समय पर रिन्यू करवाया जा सकता है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हाल ही में स्पार्क तकनीक चर्चा में आई है। दरअसल स्पार्क तकनीक पहली बार ACC यानी एडेनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा के इलाज में इस्तेमाल हुई है। यहां ये जान लीजिए कि ACC एक दुर्लभ तरह का कैंसर होता है और आमतौर पर सलाइवरी ग्लैंड्स यानी थूक ग्रंथियां या फिर सिर और गर्दन के अन्य हिस्सों में विकसित होता है। ACC धीरे बढ़ने वाला लेकिन जिद्दी कैंसर माना जाता है और इसके इलाज में नई तकनीकों की जरूरत होती है। इसी कड़ी में स्पार्क नाम की एक अत्याधुनिक रेडिएशन थेरेपी तकनीक सामने आई है। आइए समझते हैं स्पार्क को। स्पार्क का फुल फॉर्म है स्टेप एंड शूट प्रोटॉन आर्क। ये असल में एक एडवांस्ड रेडिएशन थेरेपी है जो पारंपरिक तकनीकों से बहुत बेहतर मानी जाती है। सामान्य रेडिएशन थेरेपी कैंसर कोशिकाओं के DNA को नुकसान पहुंचाकर उन्हें मारने या उनकी वृद्धि को धीमा करने का काम करती है, लेकिन इनमें एक जोखिम यह रहता है कि ट्यूमर के पास की स्वस्थ कोशिकाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। यही वजह है कि स्पार्क एक गेम चेंजर के तौर पर उभरी है। स्पार्क में रेडिएशन प्रोटॉन बीम के जरिए दी जाती है। प्रोटॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। पारंपरिक एक्सरे रेडिएशन के मुकाबले प्रोटॉन बीम एक खास गहराई तक जाकर रुक जाती है, जिससे ट्यूमर को टारगेट करना आसान होता है और पास की स्वस्थ कोशिकाएं बच जाती हैं। यही इसे खास बनाता है। इस तकनीक की प्रक्रिया एक कंप्यूटर प्रोग्राम पर आधारित होती है जो शरीर में वो सभी पॉइंट्स और एनर्जी लेयर्स को स्कैन करता है
जहां प्रोटॉन बीम दी जा सकती है। एनर्जी लेयर का मतलब होता है शरीर का वो टुकड़ा जिसे एक खास ऊर्जा स्तर की प्रोटॉन बीम मिलती है। इस स्कैनिंग के जरिए तय किया जाता है कि कहां कहां और कितनी ताकत से बीम देनी है, जिससे कैंसर कोशिकाएं नष्ट हों और शरीर को न्यूनतम नुकसान पहुंचे। अब बात कर लेते हैं फायदे की। देखिए, स्पार्क तकनीक ने कैंसर इलाज के तरीके को काफी बेहतर बनाया है, खासकर सिर, गर्दन और दिमाग के ट्यूमर के मामलों में। उदाहरण के तौर पर जब स्पार्क को SFO-IMPT यानी सिंगल फील्ड ऑप्टिमाइजेशन इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड प्रोटॉन थेरेपी से तुलना की गई तो पाया गया कि स्पार्क ने ब्रेन स्टेम को मिलने वाली रेडिएशन मात्रा को 10% और स्पाइनल कैनाल को मिलने वाली मात्रा को 90% तक कम कर दिया। इसका मतलब यह है कि मरीज को कम साइड इफेक्ट्स होंगे और इलाज ज्यादा टारगेटेड और सुरक्षित होगा। आइए हम कैंसर के कुछ इलाजों को विस्तार से समझ लेते हैं जिन्हें स्पार्क जैसी रेडिएशन थेरेपी के अलावा अपनाया जाता है। ये सभी विधियां अलग अलग प्रकार के कैंसर और उनकी गंभीरता के अनुसार इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी कैंसर का सबसे पुराना और व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला इलाज है। इसमें दवाओं का उपयोग किया जाता है जो कैंसर कोशिकाओं को मारने का काम करती हैं। ये दवाएं तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाओं को निशाना बनाती हैं और चूंकि कैंसर कोशिकाएं भी तेजी से विभाजित होती हैं, इसलिए ये दवाएं उन्हें खत्म करने में सक्षम होती हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती यह है कि शरीर की कुछ स्वस्थ कोशिकाएं भी तेजी से बढ़ती हैं, जैसे बालों की जड़ें, पाचन तंत्र की कोशिकाएं और बोन मैरो, जिन्हें कीमोथेरेपी भी प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि कीमो लेने वाले मरीजों को देखेंगे आपके बाल झड़ना, थकावट, मितली आना, उल्टी आना, संक्रमण जैसी समस्याएं हो सकती है। दूसरा तरीका है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी आधुनिक कैंसर ट्रीटमेंट का एक क्रांतिकारी रूप है। इसमें मरीज के शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर से लड़ने के लिए सक्षम बनाया जाता है। आमतौर पर हमारा इम्यून सिस्टम बीमारियों से लड़ता है, लेकिन कैंसर कोशिकाएं अक्सर खुद को पहचान से छिपा लेती हैं। इम्यूनोथेरेपी इस धोखे को खत्म करती है और शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली को कैंसर के खिलाफ सक्रिय करती है। इसका एक खास तरीका है कार टी सेल थेरेपी। इसमें मरीज के टी सेल्स यानी इम्यून सिस्टम की अहम लड़ाकू कोशिकाओं को शरीर से निकालकर जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है ताकि वे खास तौर पर कैंसर कोशिकाओं को पहचान सकें और नष्ट कर सकें। फिर इन मॉडिफाइड टी सेल्स को वापस शरीर में डाल दिया जाता है। यह तरीका विशेष रूप से ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकेमिया और लिम्फोमा में कारगर साबित होता है। कैंसर से लड़ने का तीसरा तरीका है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। यह इलाज खास करके उन कैंसरों के लिए होता है जो खून से संबंधित होते हैं, जैसे ल्यूकेमिया, माइलोमा, लिम्फोमा इत्यादि। इन कैंसरों में बोन मैरो या ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन क्षमता बिगड़ जाती है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में पहले मरीज की या किसी डोनर की स्वस्थ स्टेम सेल्स ली जाती हैं, फिर मरीज को कीमो या रेडिएशन के द्वारा उसकी बीमार कोशिकाएं खत्म की जाती हैं। इसके बाद उन स्वस्थ स्टेम सेल्स को मरीज के शरीर में वापस ट्रांसप्लांट किया जाता है ताकि नई और स्वस्थ ब्लड सेल्स बनने लगे। यह तकनीक बहुत संवेदनशील होती है क्योंकि इसमें इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा होता है और पूरी इम्यून प्रणाली कमजोर हो सकती है। लेकिन जब यह सफल होता है तो यह मरीज को लगभग नए सिरे से स्वस्थ जीवन देने में सक्षम है। देखिए, कैंसर के इलाज के लिए कोई एक वन साइज फिट्स ऑल तरीका नहीं है। मरीज की स्थिति, कैंसर का प्रकार, स्टेज और उम्र जैसे कई फैक्टर्स को देखकर डॉक्टर तय करते हैं कि कीमो, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में से कौन सा या कौन से इलाज सबसे बेहतर होंगे। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अब इन तकनीकों को मिलाकर कॉम्बिनेशन थेरेपी का इस्तेमाल कर रहा है ताकि इतना ज्यादा असरदार हो इलाज और मरीज को बेहतर जीवन मिल सके। 15 जून 2025 के ग्लोबल विंड डे के मौके पर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताए गए। मंत्री जी ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 17.13% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है और ये क्षमता अब 226.74 गीगावाट हो गई है। खास बात यह है कि इसमें सोलर पावर की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। सोलर पावर क्षमता में 31.49% की वृद्धि हुई है। दोस्तों, भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक है और चौथा सबसे बड़ा विंड पावर इंस्टॉलेशन वाला देश। साल 2014 में भारत में पवन ऊर्जा क्षमता 21.04 गीगावाट थी, जो मई 2025 तक बढ़कर 51.5 गीगावाट हो गई। ये एक बड़ी ग्रोथ है। वर्तमान में सोलर पावर के बाद विंड एनर्जी भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। इसमें सबसे ज्यादा संभावना वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। गौरतलब है कि सरकार ने पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं, जैसे CCDC विंड इनिशिएटिव के तहत देश भर में बेहतर डेटा संग्रह और कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है ताकि उच्च पवन क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान हो सके। इसके अलावा 2018 के नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी के जरिए
ग्रिड कनेक्टेड हाइब्रिड सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि संसाधनों का अधिकतम और कुशल उपयोग हो। वहीं ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF स्कीम चलाई जा रही है, जो 2015 की नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी के तहत आती है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स 2022 और रिन्यूएबल एनर्जी परचेज ऑब्लिगेशन RPO जैसे नियमों के जरिए पवन ऊर्जा को समर्थन मिल रहा है। इस तरह भारत लगातार अपने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, खासकर पवन ऊर्जा में वैश्विक स्तर पर एक मजबूत भूमिका निभा रहा है। देखिए, भारत में पवन ऊर्जा तेजी से बढ़ तो रही है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं जो इसकी संभावनाओं को पूरी तरह साकार करने में बाधा बन रही हैं। आइए इन्हें भी समझ लेते हैं। पवन ऊर्जा की सबसे बड़ी समस्या है सही और मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क की कमी। पवन टरबाइन से जो बिजली पैदा होती है उसे ग्रिड तक लाना और फिर वहां से उपयोगकर्ता तक पहुंचाना आसान नहीं होता। कई बार पावर इवैक्यूएशन यानी बिजली को तुरंत ग्रिड में भेजने की व्यवस्था नहीं होती, जिससे उत्पादन की गई बिजली बर्बाद हो जाती है। इसके अलावा अगर बहुत सारे विंड प्रोजेक्ट एक ही समय में उत्पादन करने लगे तो यह ग्रिड अस्थिरता भी पैदा कर सकता है। पवन ऊर्जा की दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है आर्थिक चुनौती। पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स का न्यूनतम आवश्यक आकार बहुत बड़ा होता है, यानी छोटे निवेशक इसमें एंटर ही नहीं कर सकते। इसके अलावा इन परियोजनाओं को शुरू करने और चलाने में बड़ा निवेश लगता है। ऊपर से बिजली की कीमत कई बार बाजार में घटती बढ़ती रहती है, जिससे इन प्रोजेक्ट्स में वित्तीय जोखिम जुड़े रहते हैं। इसके अलावा पवन ऊर्जा में तकनीकी समस्याएं भी हैं। देखिए, पवन ऊर्जा संयंत्र लगाना कोई आसान काम नहीं। इसके लिए बड़े बड़े टरबाइंस और उपकरणों को दूर दराज के इलाकों में पहुंचाना पड़ता है, जो पहाड़ी या कठिन भौगोलिक स्थितियों में हो सकते हैं। वहां पहुंचकर उनके इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग की भी एक जटिल प्रक्रिया है। साथ ही बाद में इनके रखरखाव और मरम्मत भी बहुत महंगे होते हैं और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण होते हैं। भारत में पवन ऊर्जा की विशाल संभावनाएं हैं, लेकिन जब तक इन बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा, जैसे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय मॉडल में स्थिरता और तकनीकी सरलता, तब तक यह क्षेत्र अपनी पूरी शक्ति से आगे नहीं बढ़ पाएगा। IBCA की पहली महासभा हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस सभा में भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव को IBCA का अध्यक्ष घोषित किया गया। IBCA यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसे अप्रैल 2023 में भारत द्वारा ही शुरू किया गया था। इसके सदस्य देशों में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मलेशिया, मंगोलिया, केन्या, इथोपिया, नाइजीरिया, मिस्र, इक्वाडोर, पेरू, सूरीनाम, युगांडा, कंबोडिया और आर्मेनिया शामिल हैं। भारत न सिर्फ इसका संस्थापक सदस्य है, बल्कि इसका स्थायी सचिवालय और मेजबान देश भी भारत है। इस संगठन को तब शुरू किया गया था जब भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। इसका उद्देश्य है दुनिया भर में रहने वाली बिग कैट्स जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा, 7 बिग कैट्स प्रजातियों की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग और समन्वय स्थापित करना। IBCA की असेंबली यानी महासभा इसकी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, जो कम से कम हर 2 साल में एक बार बुलाई जाती है। IBCA की संरचना में कुल 95 देश शामिल हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जहां ये बिग कैट्स पाई जाती हैं। ऐसे देश रेंज कंट्रीज कहलाते हैं और कुछ देश ऐसे भी हैं जो खुद इन प्रजातियों की रक्षा में रुचि रखते हैं। इनको नॉन रेंज कंट्रीज कहते हैं। बिग कैट्स का संरक्षण केवल इन प्रजातियों को बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि इसका गहरा संबंध जैव विविधता की रक्षा, जलवायु परिवर्तन को रोकने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन देने से भी है। ये प्राणी कीस्टोन स्पीशीज माने जाते हैं, यानी अगर ये विलुप्त हो जाएं तो पूरे इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ सकता है। इनके निवास स्थल जैसे घने जंगल, पहाड़ी क्षेत्र को बचाने से न सिर्फ जंगल और पानी के स्रोत सुरक्षित रहते हैं, बल्कि ये क्षेत्र कार्बन सिंक का काम करके ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ऐसे क्षेत्र इको टूरिज्म का केंद्र भी बनते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और आय के स्रोत मिलते हैं। UPSC की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने IAS सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है UPSC लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और CSET का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा
पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। UPSC 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने अपनी लेटेस्ट ईयर बुक 2025 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि 1 जनवरी 2025 तक दुनिया के 9 देशों के पास कुल मिलाकर लगभग 12,241 परमाणु हथियार मौजूद हैं। इनमें से केवल 9,614 हथियार सैन्य भंडार में हैं, यानी इन्हें जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि 3,912 हथियार पहले से ही मिसाइलों और विमानों के साथ तैनात हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, इनमें से 2100 हथियार उच्च स्तरीय ऑपरेशनल अलर्ट पर हैं, यानी तुरंत लॉन्च के लिए तैयार हैं। इन 9 परमाणु हथियार संपन्न देशों में शामिल हैं रूस 5,459 हथियार, अमेरिका 5,177, चीन 600, फ्रांस 290, ब्रिटेन 225, भारत 180, पाकिस्तान 170, इजराइल 90 और उत्तर कोरिया 50 हथियार। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इन सभी देशों ने 2024 में अपने परमाणु शस्त्रागार का तेजी से आधुनिकीकरण किया है, यानी न सिर्फ पुराने हथियारों को उन्नत किया गया है, बल्कि नई पीढ़ी के हथियार डेवलप किए जा रहे हैं। भारत के बारे में भी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने 2024 में एक बार फिर अपने परमाणु भंडार में थोड़ी वृद्धि की है और नए तरह के मिसाइल लॉन्च सिस्टम डेवलप किए, जिनमें कैनेस्टराइज्ड मिसाइल्स शामिल हैं, जो एक साथ कई परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हो सकते हैं। वहीं चीन का परमाणु विस्तार सबसे तेज बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन हर साल लगभग 100 नए हथियार जोड़ रहा है, खासकर 2023 से। वहीं रूस और अमेरिका अभी भी दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का 90% हिस्सा रखते हैं। अमेरिका के पास 1770 हथियार तैनात हैं और 1930 स्टोर किए गए हैं। 2024 की तुलना में अमेरिका का कुल हथियार भंडार 5,328 से घटकर 5,177 रह गया है। इसके अलावा रूस के पास 1,718 तैनाती है और 2,591 स्टोर किए गए हथियार हैं, और इसका भंडार 2024 में 5,580 से घटकर 5,459 हो गया है। रिपोर्ट का एक अहम पहलू यह है कि दुनिया में परमाणु हथियारों की कुल संख्या भले ही धीरे धीरे घट रही हो, लेकिन बावजूद इसके परमाणु हथियारों की क्वालिटी, टेक्नोलॉजी और तैनाती की स्थिति अधिक घातक और आधुनिक बनती जा रही है। ये आंकड़े वैश्विक सुरक्षा और शांति के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं, क्योंकि कई देश न केवल अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहे हैं, बल्कि नए लॉन्च सिस्टम और रणनीतियां भी डेवलप कर रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में स्माइल योजना चर्चा में रही है। स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज योजना। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। मकसद की बात करें तो इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भीख मांगने वाले लोगों का पुनर्वास कराना है। इस योजना का कुल बजट 365 करोड़ रुपए है और उसे 2021-22 से 2025-26 तक पूरे देश में लागू किया जा रहा है। देखिए, इसमें 2 हिस्से हैं, एक ट्रांसजेंडर लोगों के लिए और दूसरा भीख मांगने वाले लोगों के लिए। इस योजना के तहत ट्रांसजेंडर लोगों को स्कॉलरशिप, PM दक्ष के तहत स्किल ट्रेनिंग, PMJ के तहत लिंग पहचान सर्जरी जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसके साथ ही गरिमा गृह नाम के शेल्टर होम में ट्रांसजेंडर लोगों के रहने, इलाज कराने और प्रशिक्षण की सुविधा मिलती है। खास बात यह है कि हर राज्य में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल भी बनाई जा रही है, ताकि उनके खिलाफ अपराधों की सही तरीके से जांच और कार्रवाई हो। वहीं भीख मांगने वालों के पुनर्वास के लिए सबसे पहले तो ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए सर्वे किए जाते हैं, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं और इन्हें आश्रय, भोजन, कपड़े, बच्चों की शिक्षा, काउंसलिंग जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। इसके बाद इन्हें स्किल ट्रेनिंग देकर रोजगार या स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाता है, ताकि वे समाज की मुख्य धारा में लौट सकें। दोस्तों, इस योजना के तहत स्माइल 75 नाम की एक खास पहल शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य देश के 75 शहरों, खासकर धार्मिक स्थलों, पर्यटन क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे विशेष इलाकों में योजना को लागू करना है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। अब जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बाद रियासी दूसरा ऐसा जिला बनने जा रहा है जहां ये योजना लागू होगी। PM वानी स्कीम से जुड़ी हुई है अगली खबर। हाल ही में ट्राई ने यह तय किया है कि PDOs यानी पब्लिक डेटा ऑफिस से कितना अधिकतम शुल्क लिया जा सकता है, ताकि वाईफाई सेवा लोगों के लिए सस्ती और किफायती बनी रहे। आइए समझते हैं पूरी खबर क्या है। दरअसल PM वानी यानी प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना सरकार की एक पहल है, जिसे दिसंबर 2020 में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था, खासकर ग्रामीण इलाकों में।
इसका मकसद देश भर में ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट बनाना है ताकि लोगों को सस्ता इंटरनेट मिल सके और छोटे दुकानदारों और उद्यमियों को कमाई का एक और जरिया मिले। इस स्कीम में कोई लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगती, इसलिए स्थानीय दुकानें भी आसानी से वाईफाई सेवा दे सकती हैं। देखिए, पीएम वाणी के 4 मुख्य हिस्से हैं। पहला है पब्लिक डेटा ऑफिस यानी पीडीओ। ये लोकल दुकानें या स्टॉल होते हैं जो वाईफाई हॉटस्पॉट लगाएंगे और इंटरनेट सेवा देंगे। दूसरा है पीडीओ एग्रीगेटर पीडीओए। ये कई पीडीओज को जोड़कर उनके रिकॉर्ड का काम संभालते हैं। तीसरा है ऐप प्रोवाइडर। ये ऐसे मोबाइल ऐप होते हैं जिसमें यूजर आसपास के सभी वाईफाई हॉटस्पॉट को देख सकें और कनेक्ट हो सके। और अंतिम हिस्सा है सेंट्रल रजिस्ट्री। इसमें सभी पीडीओज, पीडीओएज और ऐप प्रोवाइडर्स का डेटा रखा जाएगा, जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स संभालता है। अगर आप पीएम वाणी स्कीम के तहत सार्वजनिक वाईफाई का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक ऐसा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा जो पीएम वाणी नेटवर्क को सपोर्ट करता हो। इसके बाद उस ऐप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जब आप किसी पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट वाले इलाके में पहुंचेंगे तो ये ऐप अपने आसपास के सभी उपलब्ध नेटवर्क आपको दिखाएगा। आप अपनी सुविधा और पसंद के हिसाब से कोई भी नेटवर्क चुन सकते हैं। फिर आप या तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या फिर वाउचर के जरिए भुगतान कर सकते हैं, और जब तक आपके बैलेंस की सीमा खत्म नहीं होती तब तक आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक सस्ता और आसान तरीका है, खासकर ग्रामीण और गरीब इलाकों के लिए। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, आईजीपी, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studyiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को साइप्रस की यात्रा के दौरान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियस 3 सम्मान प्रदान किया गया। इस यात्रा और भारत साइप्रस संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साइप्रस भौगोलिक रूप से यूरोप में स्थित है लेकिन राजनीतिक रूप से एशिया का हिस्सा है। साइप्रस में माउंट ओलंपस देश की सबसे ऊंची चोटी है। साइप्रस क्वेश्चन मुख्य रूप से ग्रीक और तुर्क साइप्रियोट समुदायों के बीच सत्ता की साझेदारी से जुड़ा है। या फिर भारत साइप्रस विवाद के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों और बाई जोनल बाई कम्युनल फेडरेशन मॉडल का समर्थन करता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4 या फिर सभी कथन सही हैं? अगला प्रश्न है, कनाडा के कैनानास्किस में आयोजित हालिया G7 शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने इस सम्मेलन में एक सदस्य देश के रूप में भाग लिया। सम्मेलन में वाइल्ड फायर चार्टर और क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान जैसी पहले प्रस्तुत की गई, जिनका भारत ने समर्थन किया। G7 की अध्यक्षता इस वर्ष कनाडा ने की और इसमें गवर्नमेंट AI ग्रैंड चैलेंज की शुरुआत हुई। सही विकल्प को चुनना है। केवल 1 और 2 सही हैं, केवल 2 और 3 सही हैं, केवल 1 और 3 सही हैं या फिर सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लखनऊ ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में किस श्रेणी में शामिल होने के लिए नामांकन भेजा है? संगीत, साहित्य, फिल्म या फिर पाक कला? अगला प्रश्न, NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और बैंक के बीच में मुख्य अंतर क्या है? NBFC डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकती। NBFC अपने नाम से चेक जारी कर सकती है। NBFC को RBI रेगुलेट नहीं करता। NBFC सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों चलाती है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए उत्पादों और उनके GI टैग स्थानों के बारे में विचार करें। एक तरफ है उत्पाद फेनी, दूसरी तरफ है GI टैग स्थान गोवा, भूत जोलोकिया मिजोरम, बनारसी साड़ी उत्तर प्रदेश, कांगड़ा पेंटिंग हिमाचल प्रदेश या फिर मछलीपट्टनम कालीन तमिलनाडु। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही हैं? केवल 2, केवल 3, केवल 4 या फिर सभी 5?
अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही स्पार्क तकनीक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्पार्क का पूरा नाम स्टेप एंड शूट प्रोटॉन आर्क है। यह तकनीक सबसे पहले एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा यानी एसीसी के इलाज में प्रयोग की गई। स्पार्क तकनीक में प्रोटॉन बीम ट्यूमर को टारगेट करती है और पास की स्वस्थ कोशिकाएं प्रभावित नहीं होती। यह तकनीक कीमोथेरेपी से सस्ती और बिना किसी साइड इफेक्ट वाली होती है। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2 और 4 या फिर सभी 4? अगला प्रश्न, हाल ही में आयोजित आईबीसीए की पहली महासभा में आईबीसीए के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र यादव, अश्वनी वैष्णव या फिर धर्मेंद्र प्रधान? और लास्ट प्रश्न, पीएम वानी योजना के तहत वाईफाई हॉटस्पॉट लगाने वाले दुकानों या स्टॉल्स को क्या कहते हैं? ऐप प्रोवाइडर, सेंट्रल रजिस्ट्री, पब्लिक डेटा ऑफिस यानी पीडीओ या फिर पीडीओ एग्रीगेटर? तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले शनिवार को रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं पिछले बुलेटिन में पूछे गए सवालों के जवाब के साथ। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा।